नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स स्टडी टाइम पर अपने समस्त छात्र एवं छात्राओं का, अपने समस्त व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। सभी साथियों को नमस्कार, मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, इकोनॉमिक्स स्टडी टाइम पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आइए आज शुरू करते हैं हम रिकार्डो का लगान सिद्धांत। तो देखिए, लगान की, जहां तक लगान की परिभाषा की बात है, लगान दो प्रकार का होता है। एक होता है आर्थिक लगान और दूसरा होता है ठेके का लगान। दो प्रकार का होता है, आर्थिक लगान और ठेके का लगान। आर्थिक लगान जो है वो आप कह सकते हैं कि अधिसीमांत और सीमांत भूमि के उपजों का अंतर आर्थिक लगान कहलाता है। ठेके का लगान जो है वो एक करार या समझौते के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे एक भूमि का स्वामी है, अपनी भूमि को 6,000 रुपये बीघा के हिसाब से वो रेंट पर उठा देता है, तो उसको हम ठेके का लगान कह सकते हैं। तो साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रिकार्डो के लगान सिद्धांत की। डेविड रिकार्डो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लगान के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और इसीलिए जो उन्होंने लगान के लिए जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उन जो सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया है, उस सिद्धांतों को रिकार्डो का लगान सिद्धांत कहते हैं, यानी उनके नाम से इसको पुकारा जाता है। ठीक है। अब जितने भी ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब संस्थागत अर्थशास्त्री हैं, और ये इनका मानना है कि लगान केवल भूमि को प्राप्त होता है। उत्पादन के कितने साधन हैं आपको मालूम है ना? उत्पादन के 5 साधन होते हैं ना। एक होता है भूमि, सबसे पहले तो भूमि है, उसके बाद है पूंजी, श्रम, उसके बाद है पूंजी, फिर है संगठन, और लास्ट में साहस, है ना? आपको उत्पादन के साधनों का भलीभांति ज्ञान होगा। तो उत्पादन के जो ये साधन होते हैं, अब वितरण के जो भी सिद्धांत है, तो उसमें सबसे पहले यही आता है कि वितरण के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम आपको विस्तार से चर्चा पहले टॉपिक में हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकार्डो का लगान। तो डेविड रिकार्डो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लगान के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके यानी कि जो लगान से संबंधित विचार है, उन्हीं को हम कहिए कि उनके नाम से जानते हैं। ठीक है। जो सिद्धांत उन्होंने बनाया उनको उनके नाम से हम जानते हैं। तो पहली बात, रिकार्डो ने लगान की परिभाषा दी है। ठीक है। अभी मैं आपको इसकी भूमिका बता दूं। भूमिका में क्या है कि मतलब एक चीज है कि ऊंचे लगान प्रकृति की उदारता के कारण लागू होते हैं, ऐसा बोला जो अर्थशास्त्री थे डेविड रिकार्डो से पहले के, फिजियोक्रेट्स कहते हैं उनको। ठीक है। फिजियोक्रेट्स अर्थशास्त्री ने बोला ऊंचे लगान प्रकृति की उदारता के कारण लागू होते हैं। मतलब प्रकृति बहुत ज्यादा उदार है। मतलब कि अगर एक दाना हम पृथ्वी की भूमि के अंदर बोते हैं तो वो पूरा पौधा और अनेक बालों के साथ अनेक हमें दाने वापस करती है। ठीक है। अर्थात प्रकृति जो है बहुत ज्यादा उदार है। हम एक दाना देते हैं, बदले में वो हमको कई गुना अधिक दाने प्रस्तुत देती है। अभी क्या है कि आप इसको इस तरीके से भी देखें कि विविधता है प्रकृति में। फल फ्रूट, दुनिया भर के मेवे मिष्टान और अन्न वगैरह खाने के लिए, फिर विभिन्न प्रकार की धातु वगैरह, और कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर ढाल है, दुनिया भर की बातें हैं। तो प्रकृति जो है उदार है। इस बात को किसने बताया? फिजियोक्रेट अर्थशास्त्री ने। डेविड रिकार्डो ने कहा कि ऊंचे लगान
प्रकृति की उदारता के कारण नहीं, अपितु उसकी कृपणता के कारण, यानी कृपणता अर्थात कंजूसी के कारण लागू होते हैं। ठीक है। प्रकृति ने क्या किया है कि मतलब सारी भूमि को एक जैसा उदार यानी उर्वरक नहीं बनाया है, अर्थात उपजाऊ नहीं बनाया है। कहीं की भूमि तो बंजर बना दी और कहीं की भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ बना दी। जैसे गंगा यमुना के दोआब की बात करें हम, तो गंगा यमुना के बीच का जो दोआब है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, और थार का रेगिस्तान वहां तो कुछ भी नहीं उत्पन्न होता। ठीक है ना। तो ये बात उन्होंने कही है कि प्रकृति उदार नहीं, कृपण है, और ऊंचे लगान जो है प्रकृति की कृपणता के कारण लागू होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, परिभाषा क्या की, परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा, डेविड रिकार्डो के अनुसार क्या कहा उन्होंने, लगान भूस्वामी को अर्थात भूमि के स्वामी को भूमि की जन्मी मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के उपभोग के अतिरेक लगान भूस्वामी को भूमि की जन्मी मौलिक अविनाशी शक्तियों के उपभोग के उपलक्ष्य में प्राप्त होने वाला अतिरिक्त है। इसको यहां लिख दीजिए ऐसे। ठीक है। उपभोग के उपलक्ष्य में प्राप्त होने वाला अतिरेक है। इस परिभाषा को आप अच्छी करके याद कर लीजिए। अगर आप डेविड रिकार्डो के सिद्धांत को सही करके याद करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ये प्रोफेसर डेविड रिकार्डो की परिभाषा है, इसको आप याद करेंगे। तो साथियों, आपको ये परिभाषा हमने बताई। अब इस परिभाषा का थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है। साथियों, आपको हमने ये अभी परिभाषा बताई है, लगान भूस्वामी को भूमि की जन्मी मौलिक अविनाशी शक्तियों के उपभोग के उपलक्ष्य में प्राप्त होने वाला अतिरेक। फिर से सुनिए इसको एक बार। लगान भूस्वामी को, यानी भूमि के स्वामी को, मालिक को, लगान भूस्वामी को भूमि की जन्मजात मौलिक, जो कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है कृत्रिम, दूसरी होती है मौलिक। ठीक है। तो मौलिक शक्तियां जो है भूमि की, जन्मजात शक्ति, मौलिक शक्ति, अविनाशी शक्तियां। आप देखते हो ना कि बार बार आप भूमि में कुछ ना कुछ बूदते रहते हो, फसल उगती रहती है। ठीक है ना। तो लगान भूस्वामी को भूमि की जन्मी मौलिक अविनाशी शक्तियों के उपभोग के उपलक्ष्य में प्राप्त होने वाला अतिरेक है। अतिरेक मतलब जो कि बचत होती है। ठीक है। अब ये जो परिभाषा है, तो इसके अनुसार भूमि की जो उर्वरक शक्ति होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है कहिए कि मौलिक, और दूसरी होती है कृत्रिम।
मौलिक उर्वरक शक्ति, कृत्रिम उर्वरक शक्ति। अब इसमें क्या है, कृत्रिम कैसे होता, मतलब जैसे हम उसमें खाद वगैरह डालते हैं, ठीक है, कीटनाशक डालते हैं और बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिप्सम का, चूने का, अगर दीमक है तो वहाँ उसका भी प्रयोग होता है, पोटास है, नाइट्रोजन है ना, इसी प्रकार के और बहुत सारे उर्वरक हैं। उन उर्वरकों से कहिए कि जो शक्ति भूमि प्राप्त करती है, अर्जित करती है, यानी उसे हम कहेंगे कृत्रिम शक्ति अथवा भूमि की अर्जित शक्ति, उर्वरक शक्ति, और जो कि उसमें प्रकृति ने दे रखा है। अगर आप उसमें कोई भी किसी प्रकार की खाद ना डालो तो जो उसकी उर्वरक शक्ति है, उसके अतिरिक्त जो शक्ति है वो मौलिक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो लगान भूस्वामी को केवल मौलिक, अविनाशी और जन्मजात शक्तियों के उपभोग के उपलक्ष्य में प्राप्त होने वाला अतिरेक है। अब आपको हम आगे बताएं। देखिए, डेविड रिकार्डो ने जो अपना लगान सिद्धांत दिया है, उसमें उन्होंने एक ऐसे देश की कल्पना की है या नगर की कल्पना की है, नगर क्यों कहे, देशी कह देते, देश की कल्पना की है जहां जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम 40-45 से पहले की बात करें तो अमेरिका में कोई भी नहीं था, है ना। कोलंबस ने जब वहां खोज की तब वहां लोग पहुंचे, ठीक है। अभी चांद की बात कर ले, चांद पे कोई नहीं है, लेकिन अब तो चांद पे बसते बसाने की बात चल रही है, तो वहां भी जाकर लोग कुछ ना कुछ करेंगे। अब उन्होंने एक ऐसे देश की कल्पना कर ली जहां पर जनसंख्या बिल्कुल नहीं है या है तो बहुत कम है। अब धीरे धीरे वहां पे जनसंख्या का आप्रवास होता है, अर्थात वहां जनसंख्या पहुंचती। तो जो सबसे पहले लोग, है ना, ऐसी भूमि पर खेती करना पसंद करेंगे जहां पर सिंचाई की सुविधाएं अच्छी हो, जो जहाँ बस्ती है, बस्ती के करीब की भूमि हो, ताकि उसकी देखभाल भी अच्छे प्रकार से हो सके, ठीक है ना। और साथ ही जो सबसे अच्छी भूमि होगी उस पर खेती करना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से मान लीजिए उन्होंने 4 प्रकार की भूमि, ए, बी, सी और डी, ये भूमि की किस्में, प्रकार, ठीक है। और सब पे श्रम और पूंजी की बराबर बराबर मात्रा लगा के खेती की जाए। मान लीजिए 100 रुपए की श्रम और पूंजी लगाई जाए, तो जो सबसे अच्छी भूमि है उस पर सबसे अधिक उपज होगी, मान लीजिए 40 कुंटल, है ना, उपज, है ना, 40 कुंटल। और बी भूमि इस पर 30 कुंटल, उससे जो बुरी भूमि है वो सी है तो उस पर कम होगी 20 कुंटल, और जो सबसे खराब भूमि है वो उस पर 10 कुंटल। मतलब क्या होगा कि सबसे पहले सबसे अच्छी भूमि जब वो खत्म हो जाएगी तो उससे बुरी भूमि, फिर वो भी खत्म हो जाएगी तो फिर उससे भी खराब भूमि, फिर वो भी खत्म हो जाएगी तो उससे भी खराब भूमि। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, खाद्यान्न की मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पड़ेगी और लोग अधिक सीमांत भूमि से सीमांत भूमि की ओर खेती के लिए अग्रसर होंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यानी डी भूमि ये सीमांत भूमि है। कैसी भूमि है? सीमांत। और ए, बी, सी ये अधिक सीमांत भूमि है। ठीक है, आधी सीमांत। तो क्या होगा कि उपज का जो मूल्य होगा वो सीमांत भूमि की औसत लागत के बराबर होगा। अगर औसत लागत से कम मूल्य होगा तो वो जोत में नहीं ली जाएगी। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए की लागत लगा रहे हैं, 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, 10 कुंटल उपज हो रही है, तो प्रति कुंटल औसत जो लागत होगी वो कितनी होगी? 100/10 अर्थात 10 रुपए। तो 10 रुपए के बराबर मूल्य निर्धारित होगा।
अब क्या करें? अब 10 रुपए मूल्य निर्धारित हो रहा है, औसत लागत के बराबर, सीमांत भूमि की औसत लागत के बराबर मूल्य निर्धारित हो रहा है। तो ए भूमि पर 40 कुंटल उत्पादन हो रहा था, रुपए में 400 रुपए के बराबर उत्पादन, यहाँ 300 रुपए के बराबर, यहाँ 200 रुपए के बराबर, यहाँ 100 रुपए के बराबर। ठीक है, अब अगर हम इनमें से प्रत्येक में से 100 रुपए घटा दें तो लगान कितना बचेगा? इसको तो शून्य, यहां पर 100 रुपए लगान, यहां पर 200 रुपए और यहां पर 300 रुपए, तो ये लगान मिल रहा है। अब इसको उपज में देखें तो चूंकि 10 कुंटल तो उपज है, तो 10 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, ये 20 है तो 20 माइनस 10 बराबर 10 कुंटल, और यहां पे 30 है तो 30 में से 10 घटाएंगे 20 कुंटल। ठीक है, और यहां पे 40 है तो 40 माइनस 10 बराबर 30 कुंटल। तो इस प्रकार से उपज में लगान, उपज में लगान, मुद्रा में आपको समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, यानी कि ये भूमि की जो हमने किस्में बताई हैं आपको, ये ए बी सी डी ई कितनी किस्में हो सकती हैं। सबसे पहले लोग अच्छी भूमि पर खेती करेंगे, जब वो खत्म हो जाएगी तो उससे खराब भूमि पर, जब वो भी खत्म हो जाएगी तो मैंने आपको पहले बता दिया कि रिकार्डो ने एक ऐसे प्रदेश की कल्पना की है जहाँ जनसंख्या या तो है नहीं या बहुत कम है। धीरे धीरे वहाँ जनसंख्या का प्रवास होता है, तो सबसे पहले लोग अच्छी भूमि पर खेती करते हैं, फिर उससे खराब, फिर उससे खराब, और अंत में सबसे खराब भूमि जोत की सीमा में ली जाती है। हमने मान लिया कि 4 प्रकार की भूमि है, ए बी सी डी। तो डी भूमि जो है तब जोत में ली जाएगी जब सारी उससे ऊपर की अधिक सीमांत भूमियां खत्म हो जाएंगी। लगान कैसे निर्धारित होगा? लगान जो सीमांत भूमि है उसकी औसत लागत के बराबर होगा। अगर औसत लागत नहीं निकलेगी तो ये भूमि जोत में नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो ये सीमांत भूमि हो गई। इससे पूर्व की सारी भूमि सीमांत भूमि यानी अधिक सीमांत भूमि हो गई, और यानी अधिक सीमांत भूमि को लगान प्राप्त हो रहा, सीमांत भूमि को कोई लगान प्राप्त नहीं होता है। ये रिकार्डो का कथन है। यानी उन्होंने बताया कि लगान जो है अधिक सीमांत और सीमांत भूमि के उपजों का अंतर है। फिर से सुन लीजिए इसको। रिकार्डो के अनुसार लगान अधिक सीमांत और सीमांत भूमि के उपजों का अंतर है। तो ये बात आपको अच्छे करके समझ में आ गई होगी। ये रिकार्डो का लगान सिद्धांत है। आइए इसको रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के उदाहरण की व्याख्या, उदाहरण हमने आपको बता दिया। अब देखिए, जो हमने पहले आपको मतलब समझाया तो उस समय शायद आपकी समझ में उतना अच्छा नहीं आया होगा, इसलिए हमने ये तालिका बनाई है आपके लिए। देखिए, रिकार्डो के लगान सिद्धांत की तालिका द्वारा व्याख्या। ठीक है, तालिका द्वारा व्याख्या। तो यहां देखिए, पहले कॉलम में हमने दे रखा है भूमि की किस्में। हमने माना कि भूमि की 4 प्रकार की किस्में हैं, ए बी सी डी। फिर उपज दे रखी है कि किस भूमि पर कितनी उपज हो रही है। मान लीजिए आप 100 रुपए श्रम और पूंजी की लागत लगाते हैं, श्रम व पूंजी की लागत लगा के 100 रुपए की। ए भूमि पर 40 कुंटल, बी भूमि पर 30 कुंटल, सी भूमि पर 20 कुंटल और डी भूमि पर 10 कुंटल उपज हो रही है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डी भूमि जो है ये सीमांत भूमि है, और ये ए बी और सी ये अधिक सीमांत भूमि है। और ये यानी कि डी भूमि जोत में कब आएगी? जबकि ए भूमि खत्म, बी भूमि खत्म, सी भूमि खत्म, तब जाकर डी भूमि जोत की भी सीमा में आएगी। ऐसा कब होगा? जब जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली जाएगी, और ऐसा होगा दीर्घकाल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लगान उपज के रूप में, यानी कि आप कह सकते हैं भौतिक उत्पादन के रूप में लगान। चूंकि डी भूमि पर कोई लगान उत्पन्न नहीं होना है क्योंकि सीमांत भूमि है। सीमांत भूमि है, 10 कुंटल उपज हो रही है।
ए भूमि पर 40 कुंटल, तो यहाँ ए भूमि को 30 कुंटल के बराबर लगान प्राप्त हो रहा है। 30 से 20 10 घटाएंगे तो 20 कुंटल बी भूमि को, और 20 से 10 घटाएंगे तो 10 कुंटल सी भूमि को, और 10 से 10 घटाएंगे तो शून्य जो है ये लगान किसको मिल रहा है, डी भूमि को मिल रहा है, क्योंकि सीमांत भूमि पर कोई लगान नहीं मिलता है। लगान की प्रति क्विंटल कीमत कैसे निर्धारित होगी, तो देखिए यहाँ पे प्रति क्विंटल जो कीमत है वो डी भूमि के उत्पादन पे निर्धारित होगी। हम 100 रुपए की लागत लगा के चल रहे हैं, 10 कुंटल उत्पादन हो रहा है, प्रति यानी कि कुंटल उत्पादन का क्या होगा, यानी 10/100, यानी 10 रुपए जो है प्रति कुंटल लागत होगी। तो 10 रुपए जो प्रति कुंटल लागत है, जब 40 से इसकी गुणा करोगे तो 40 गुणा 10 बराबर 400 रुपए के बराबर उत्पादन ए भूमि को प्राप्त होगा, जबकि 100 रुपए लागत लगाए 300 रुपए की उसको लगान मिलेगा। इसी प्रकार बी भूमि को 30 गुणा 10 अर्थात 300 रुपए के बराबर उसका उत्पादन होगा, और 100 रुपए लागत तो 200 रुपए के बराबर लगान, यानी 300 माइनस 100 बराबर 200 रुपए। इसी प्रकार से सी भूमि को 20 कुंटल उपज हो रही है, प्रति कुंटल उपज का मूल्य है 10, तो 10 गुणा 20 बराबर 200 रुपए। 100 रुपए जो है श्रम और पूंजी की इकाइयां के रूप में उसने खर्च कर रखा है, तो 100 रुपए लगान मिल रहा है, और डी भूमि को कोई लगान नहीं मिल रहा, क्योंकि 10 गुणा 10 बराबर 100 रुपए लागत और 100 रुपए मूल्य, तो इस प्रकार से डी भूमि को कोई लगान नहीं मिल रहा है, अर्थात डी भूमि का लगान जो है क्या है, शून्य। ठीक है, तो ये तालिका है। अब इसको मैं आपको एक चीज और विशेष करके बता दूं कि रिकार्डो ने जो अपना लगान सिद्धांत दिया है, रिकार्डो ने जो अपना लगान सिद्धांत दिया है, वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल्स एंड टैक्सेशन जो बुक है उनकी, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल एंड टैक्सेशन, ये जो बुक है उनकी, इस किताब में दिया है उन्होंने अपने लगान सिद्धांत को, और उन्होंने लगान को 3 स्थितियों में बताया है। एक हुआ भेदात्मक लगान, ठीक है, भेदात्मक। दूसरा हुआ गहन खेती में, भेदात्मक खेती में, गहन खेती में, और स्थिति के अनुसार लगान। तो यहाँ पर जो ये हमने अभी तक समझाया ये भेदात्मक लगान, ठीक है, भेदात्मक यानी कि भूमि की उपज में अंतर होता है, अर्थात भेद होता है। अगर हम यहाँ पे श्रम और गहन खेती की बात करें तो गहन खेती में क्या होता है, श्रम और पूंजी की मात्राएं लगाई जाती है, अलग अलग मात्राएं लगाएंगे। जैसे हमने ए लिखा है तो इसकी जगह आप लिखेंगे फर्स्ट मात्रा, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज और फोर्थ डोज, ठीक है। और इस पे उपज इसी प्रकार से लिखे रहेंगे तब भी चलेगा, तो गहन खेती हो जाएगा। गहन खेती में तो हम यानी अधिक श्रम और पूंजी की मात्रा का लगा के कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये लगान सिद्धांत था रिकार्डो का, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे करके इसको हमने बताने का प्रयास किया है ना। आइए अब आपको रेखा चित्र की सहायता से इसको स्पष्ट कर देते हैं। साथियों, अब रिकार्डो के लगान सिद्धांत के हम रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या आपको समझा रहे हैं। देखिए, ये रेखा चित्र है, इसमें ओ वाई अक्ष पर हमने आर्थिक लगान और उपज क्विंटल में प्रदर्शित की है, तथा ये जो है ओ एक्स अक्ष, ये आधार रेखा है, इस पर हमने भूमि की किस्में प्रदर्शित की है। पहले आपको बताया कि समस्त भूमि उर्वरा शक्ति में एक जैसी नहीं होती हैं, भूमि की किस्मों में अंतर होता है। एक भूमि सबसे अच्छी भूमि है, बी उससे खराब, सी उससे खराब और डी सबसे खराब भूमि है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो अतिरिक्त भूमि को जोत में लिया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए हम 100 रुपए की लागत लगाकर, है ना, श्रम और पूंजी की मात्रा लगाकर उत्पन्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए भूमि पर जो है 40 कुंटल उत्पादन हो रहा है, ठीक है, बी पर 30 कुंटल उत्पादन हो रहा है, डी पर 20 कुंटल उत्पादन हो रहा है,
और डी पर सी पर 20 कुंटल उत्पादन हो रहा है और डी पर 10 कुंटल उत्पादन हो रहा है। तो इस प्रकार से ये आप देख रहे होंगे, इसमें जो भरा हुआ भाग है ये उपज के रूप में ए भूमि को जो है, यानी कहां से कहां तक, आई और के, और इसको भी एक नाम दे सकते हैं। तो ये पूरा जो भरा हुआ भाग है ए भूमि को लगान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये बी भूमि है, तो बी भूमि को कितना लगान प्राप्त हो रहा है, तो ये जो भरा हुआ भाग है ये बी भूमि का लगान है। ठीक है, और जो ये है ये सी भूमि का लगान है, और डी भूमि को कोई लगान प्राप्त नहीं हो रहा है। अब उपज की बात करें तो ये 40 माइनस 10 बराबर 30 कुंटल उपज के बराबर ए भूमि को, 30 माइनस 10 20 कुंटल बी भूमि को, और 20 माइनस 10 बराबर 10 कुंटल ये किसको, सी भूमि को, और 10 माइनस 10 बराबर 0 कुंटल ये किसको, डी भूमि को। तो इस प्रकार से डी भूमि सीमांत भूमि है, सीमांत भूमि को कोई लगान प्राप्त नहीं होता है रिकार्डो के मतानुसार। तो यहां पर आपको ये रेखा चित्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रिकार्डो का लगान सिद्धांत था। आइए इस सिद्धांत की आलोचना और मान्यताएं भी देख लेते हैं। सबसे पहले मान्यताएं, फिर उसके बाद अभी आपने डेविड रिकार्डो की लगान की परिभाषा, उसकी व्याख्या पूरी हमने आपको बताई। अब जो है रिकार्डो के जो लगान सिद्धांत की मान्यता है उन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रिकार्डो के लगान सिद्धांत की जो मान्यता है उसमें पहली मान्यता है कि भूमि की उर्वरक शक्ति में भेद होता है, अंतर होता है। ठीक है, यानी कि जो भूमि होती है उसकी जो उर्वरक शक्ति होती है, उपजाऊपन होता है, उसमें अंतर होता है। मतलब रिकॉर्ड में 2 प्रकार की भूमि मानी है, एक तो सीमांत भूमि और एक अधिसीमांत भूमि। यानी कि जो भिन्न भिन्न भूमि है उनकी उर्वरक शक्ति भी भिन्न भिन्न होती है। कहीं की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, कहीं पर कम उपजाऊ होती है, कहीं पर और कम उपजाऊ होती है। तो ये मान्यता उन्होंने मानी है। दूसरी है भूमि की पूर्ति का सीमित होना। भूमि जो है सीमित है होती है। भूमि कही है कि अल्पकाल में भी और दीर्घकाल में भी भूमि की पूर्ति जो है वो सीमित है, स्थिर है, भूमि स्थिर है। इसी को हम भूमि तत्व कहते हैं। ठीक है ना। तो भूमि की जो पूर्ति है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। मतलब आप जानते होंगे भूमि उत्पादन का स्थिर साधन है और निष्क्रिय साधन है, ये तो आप जानते ही हैं। भूमि पर खेती उसके उपजाऊ क्रम में होती है। अब मतलब ऐसा होता है ना कि जब कोई नया प्रांत, नया प्रदेश जिसमें जनसंख्या आती है तो सबसे पहले वो अच्छी भूमि पर, फिर उसके बाद उससे खराब भूमि पर, फिर उससे खराब भूमि पर, फिर उससे खराब भूमि पर खेती करती है। तो खेती का जो ये क्रम है उन्होंने इसको माना है कि सबसे अच्छी खेती पर पहले और उससे जो खराब खेती होती है उसमें बाद में। और ऐसा यूँ होता है कि जनसंख्या में वृद्धि निरंतर होना, ये भी माना है उन्होंने। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जानते हैं। उत्पादन काल की दी हुई स्थिति में जनसंख्या की प्रवृत्ति खाद्यान्न की तुलना में तीव्र गति से बढ़ने की होती है, यही है ना। और इसका स्वाभाविक परिणाम होता है किसी देश की या राष्ट्र की जनसंख्या अपने 25 वर्षों में दुगने से ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे यानी कि जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है वही मान्यता यहाँ पे इन्होंने मानी है। कहा जनसंख्या में वृद्धि होने से अनाज की मांग में वृद्धि होती है। ये स्वाभाविक ही, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज की मांग भी बढ़ेगी। इसके अलावा भूमि की जो उर्वरक शक्ति होती है मौलिक होती है और अविनाशी होती है। स्टोनियर और हैग ने बाद में इसी की आलोचना भी की है, मैं बताऊंगा बाद में क्या किया है। तो भूमि की जो शक्ति होती है, उर्वरक शक्ति होती है, उपजाऊपन होता है, वो एक तो जो होता है मौलिक जन्मजात उसके अंदर है, और दूसरा है कि वो अविनाशी है।
तो अब आप समझिए इस बात को कि अविनाशी और मौलिक और अर्जित शक्ति उबरापन जो है, जो खादों के द्वारा, रासायनिक उर्वरकों के द्वारा, कीटनाशकों के द्वारा जो भूमि उपजाऊपन अर्जित करती है। अब ये तो बड़ा मुश्किल होगा ना, ये आलोचना का विषय बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आज की तारीख में ये कह देना कि अविनाशी, तो अविनाशी तो कुछ भी नहीं रह गया। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अणु युग है। आजकल सब कुछ विनाश किया जा सकता है। जनसंख्या की वृद्धि हमने बता दिया। उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशील, सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता, क्योंकि जब हम खेती करते हैं ना, तो शुरू में उत्पादन जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधन की मात्रा को लगाते हैं तो उत्पादन कैसा होता है, गिरता चला जाता है ना। सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन घटता जाता है ना। तो क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम कृषि में तो वैसे भी लागू हो जाता है, ठीक है। तो उसकी मान्यता पर आधारित है, और साथ ही पूर्ण प्रतियोगिता की जो मान्यताएं हैं, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को भी लिया गया है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में ही कीमत जो है वो उत्पादन लागत के बराबर होने की प्रवृत्ति रखती है। तो ये रिकार्डो के लगान सिद्धांत की मान्यताएं थी जो हमने आपको बताई। साथियों, अब ऐसा करते हैं कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की जो आलोचना है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने आपको रिकार्डो के यानी कि जो परिभाषाएं हैं, परिभाषा जो उन्होंने दी है उसको बताया। फिर रिकार्डो के लगान सिद्धांत के हमने उदाहरण के द्वारा, तालिका के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा आपको समझाया, फिर मान्यताएं समझाई। अब हम देखते हैं कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की क्या आलोचना है। तो अनेक अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न आधारों पर रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाएं की हैं, जिसमें पहली आलोचना है मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों का न होना। तो यहाँ स्टेनियर और हैग जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने ये आलोचना की है। आधुनिक युग है और मौलिक और अविनाशी शक्तियां कुछ भी नहीं होती हैं। आज जो है भूमि में जो है उर्वरा शक्ति पैदा की जा सकती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अनेक तत्व भूमि में डालकर यूरिया टाइप के उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। कुछ भूमि जो है उर्वरा शक्ति अर्जित कर लेती है। और आधुनिक युग है, आधुनिक युग में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ऐसी वस्तु नहीं है जिसको नष्ट ना किया जा सके या जो नष्ट ना हो सके। अणुयुग है ये। तो ये दूसरा है, भूमि जोतने का जो क्रम है बताया है रिकार्डो ने, वो गलत है। मतलब आर्थिक इतिहास में एक भी प्रमाण ऐसा नहीं मिलता है कि जिससे ये कहा जाए कि सबसे पहले अच्छी भूमि पर यानी उत्कृष्ट भूमि पर खेती होती है, फिर उससे निम्न भूमि पर, निम्न कोटि की भूमि पर, फिर उससे निम्न कोटि की भूमि पर खेती होती है। ऐसा नहीं। कैसे पता चलेगा कि कौन सी भूमि उत्तम है और कौन सी भूमि निम्न कोटि की है? साथियों, जब भूमि पर खेती की जाएगी ना, तभी तो पता चलेगा कि उसमें उर्वरा शक्ति कैसी है, अधिक है या कम है ना। तो ये मान्यता भी गलत ही है उसकी। इसके अलावा लगान का संबंध केवल भूमि से नहीं है। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं उनका विचार यही रहा है कि भूमि जो है वो सीमित साधन है, ठीक है, केवल भूमि सीमित है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अल्पकाल में उत्पादन के जो अन्य साधन हैं वो भी सीमित हो सकते हैं। और लगान यानी सीमितता के लिए, दुर्लभता के लिए मिलने वाला आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार है ना, साधन कुछ अंश तक विशिष्ट होते हैं और कुछ अंश तक अविशिष्ट होते हैं, ठीक है। लगान विशिष्टता के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है।
ये एक हस्तांतरित आय है, ठीक है। रिकार्डो की ये बात सही है कि अनार्जित आय है ना, लेकिन केवल भूमि को ही लगान नहीं मिलता है, उत्पादन के अन्य साधनों की पूर्ति भी स्थिर होती है अल्पकाल में, और इसलिए उत्पादन का प्रत्येक साधन आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार लगान प्राप्त करता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी भूमि सीमांत भूमि या लगान रहित भूमि नहीं होती। अब आप देखिए ना, आपका अपना अनुभव होगा, आपके आसपास बहुत सारे कृषक होंगे और सभी खेती करते हैं, सारी भूमियाँ जोती जाती हैं, बोई जाती हैं। यदि उनमें किसी प्रकार का लगान ही नहीं होगा तो किसान मेहनत क्यों करेगा? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो कोई भी भूमि ऐसी नहीं होती जो लगान रहित भूमि हो अथवा सीमांत भूमि। नेक्स्ट है कीमत एवं लगान। रिकार्डो का क्या विचार है? रिकार्डो का विचार यह है कि कीमत से लगान निर्धारित होता है, लगान से कीमत निर्धारित नहीं होती, जबकि लगान कॉज है और कीमत उसका परिणाम। लगान कारण है और कीमत परिणाम, आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। अच्छा, अब हम चर्चा करें उत्पादन लागत की। चलिए एक छोटी सी बात और बताता हूं। राष्ट्रीय आय का विभाग जो भूमि के स्वामी भूमिपति को प्राप्त होता है उसको लगान कहते हैं। राष्ट्रीय आय का विभाग जो श्रम के स्वामी श्रमिक को प्राप्त होता है मजदूरी कहलाता है। राष्ट्रीय आय का विभाग जो पूंजी के स्वामी पूंजीपति को प्राप्त होता है उसको ब्याज कहते हैं। राष्ट्रीय आय का विभाग जो संगठन के स्वामी संगठक यानी प्रबंधक को प्राप्त होता है वेतन कहलाता है। और राष्ट्रीय आय का विभाग जो साहस के यानी साहस के स्वामी साहसी या उद्यमी को प्राप्त होता है लाभ हानि कहलाता है। ये कुछ परिभाषाएं को याद करनी चाहिए। अच्छा, उत्पादन लागत, तो उत्पादन लागत जो है उसमें भूमि का किराया, श्रम की मजदूरी, पूंजी का ब्याज, प्रबंध का वेतन, ये सब देते हैं ना। तो उत्पादन लागत का अंग है लगान, और यदि लगान उत्पादन लागत का अंग है तो लागत पर तो कीमत निर्धारित होगी, तो लगान जो है ना कीमत को निर्धारित करता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि लगान एक अनार्जित आय है, ये रिकार्डो की बात है। और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने रिकार्डो के इसी विचार को आधार बनाया है और उन्होंने आधुनिक लगान का सिद्धांत उपस्थित किया, प्रस्तुत किया है। और ये माना जाता है कि आधुनिक लगान का सिद्धांत जो है रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर एक सुधार है ना। उन्होंने कहा विस्तृत ले दिया जाने वाला हस्तांतरित आय बताया इसको। चलिए, अवास्तविक मान्यताएं। अवास्तविक मान्यताएं कौन कौन सी? एक, रिकार्डो का मानना है कि पूर्ण प्रतियोगिता होती है वस्तु बाजार में, साधन बाजार में। तो पूर्ण प्रतियोगिता के कारण यानी कि जो कीमत होती है वो समान रहती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता अपने आप में काल्पनिक है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो मान्यताएं हैं उनकी, जैसे क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम, माल तस्कर जनसंख्या सिद्धांत। उत्पत्ति ह्रास नियम आधुनिक युग में तो उत्पत्ति ह्रास नियम को के किरणजील तक हम रोक सकते हैं ना, वैज्ञानिक आविष्कारों से आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके, है ना। तो ये जो मान्यताएं हैं ये मान्यताएं भी अवास्तविक मान्यताएं हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इतनी सारी आलोचनाएं होने के बाद भी रिकार्डो का जो सिद्धांत है वो तथ्यहीन हो गया है, ऐसा नहीं है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने रिकार्डो के लगान सिद्धांत को ही आधार बनाया है और आधुनिक लगान के सिद्धांत की विवेचना की है, ठीक है। हम रॉबर्टसन का एक कथन आपको बता रहे हैं। रॉबर्टसन ने कहा है रिकार्डो का लगान सिद्धांत, रिकार्डो के लगान सिद्धांत ने अपनी मान्यता और सत्यता को किसी भी मापदंड पर नहीं खोया है। अपनी सत्यता
और अपनी मान्यता को किसी भी मापदंड पर नहीं खोया। रावर्सन का कोटेशन याद कर लीजिए। साथियों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है और आपको धीरज के साथ इसको देखना है। और साथ ही यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, आप देखते हैं चैनल, तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि उससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है। और मैं भी, अगर आप लोग मेरे वीडियो पर कमेंट्स करते हैं तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती है और उत्साह मेरा बढ़ता है। तो आप वीडियो को यानी सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार।